मेरी 14 साल की दुल्हन मेरे बेड पर बैठी हुई थी। अभी उसके पीरियड्स होते ही 1 महीना हुआ था और उस लड़की की शादी कर दी गई थी। वह बहुत छोटी और मासूम थी, तो मैं करीब जाकर बेड पर बैठा, उसके होठों पर हाथ रखा तो वह उछलकर एकदम पेड़ के पीछे उस साइड में चली गई और मुझे कहने लगी, यह क्या बदतमीजी है। मैंने तो सुना था कि पति शादी के रात दुल्हन को गिफ्ट देता है और लाइट बंद हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, लेकिन तुम यह सब मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा, असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद होती है। मेरी यह बात सुनकर वह थोड़ा डर गई और अब मैं भी अपने जज्बात पर काबू रख पाना मुश्किल लग रहा था, इसलिए जल्दी लाइट बंद कर दी और उसके बालों को से खींचकर उसे अपने पास किया। फिर उस पर अपना मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे घर वालों ने मिलकर मेरी शादी करवा दी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं अभी इसलिए शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि पूनम की उम्र अभी बहुत कम थी। मेरे घर वालों ने उस लड़की की उम्र तक नहीं देखी थी। इतनी कम उम्र की लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी एक नहीं सुनी क्योंकि हम अपने माँ बाप के 2 ही बेटे थे और हम दोनों भाई की बचपन में ही शादी तय हो गई थी। हम राजस्थान से संबंध रखते थे। वहां पर यह आम बात थी कि बड़े बूढ़े बचपन में ही शादी तय कर दिया करते थे और पूनम तो मेरी भाभी की बहन ही थी। मेरी पुष्पा भाभी की बहन पूनम से मेरी शादी हो गई थी। अब इस वक्त कमरे में पूनम दुल्हन बनी बैठी बेड पर थी। मैंने उसे जय श्री कृष्णा कहा और बेड पर जाकर बैठ गया। मैं पहले शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे जज्बात पर काबू पाना अब मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने जैसे ही करीब जाकर उसके नरम मुलायम गुलाबी होठों को अपने उंगली फेरना शुरू की, तो मेरी उंगलियां उसके होठों पर लगते ही उसने होंठ कांपने लगे थे। तो उसने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और मुझसे कहने लगी, यह क्या बेशर्मी है, तुम अपना हाथ पीछे करो। मैं भी सख्ती से बोला, क्यों करूं मैं अपना हाथ पीछे, अब पत्नी बन चुकी हो मेरी, और वैसे भी बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, और स्टेज पर तो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर बैठी थी। अब मुझे भी तो पता चले कि शादी के रात पति पत्नी पत्नी के साथ क्या क्या करता है। आज तो मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि होश तो तुम्हारे उड़ ही जाएंगे। मैं तुम्हारे बेहद करीब आकर ये सब कुछ मैं उससे कह रहा था। मेरी बातें सुनकर वह बहुत घबरा गई और कहने लगी, देखो मैं ऐसा बेहूदी बातें सुनना पसंद नहीं करती। मुझे ऐसा बेशर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। यह कहकर वह बेड से खड़ी हो गई और वह बहुत घबरा रही थी। मैं भी उसको जोर से पकड़कर खड़ा हो गया। जैसे ही मैं कह दिया कि बेशरम तो अब शुरू होगी। जिस पूनम, बेशर्मी के लिए तुम अच्छे से तैयार रहना, तुम्हें तो पता होगा ना कि शादी की रात और क्या क्या होता है। तो पूनम कहने लगी, मुझे भी कुछ दूध पीती बच्ची में ना समझना, मुझे भी पता है कि शादी के रात पति क्या करता है। यह सुनकर मुझे थोड़ा सा परेशानी हुई। मैंने उससे पूछा कि पति भी ऐसा क्या क्या करता है दुल्हन के साथ, जरा मुझे भी तो बताओ। जिस तरह वह बोल रही थी, मुझे तो नहीं लगता था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। कहने लगी थी कि शादी की रात तो पति पत्नी को मुंह दिखाई देता है। मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है? तो कहने लगी, फिर पति एक लंबा लेक्चर भी सुनाता है कि मेरे मम्मी पापा को बहुत ख्याल रखना, उनका बहुत सेवा करना, उनको हर हुक्म मानना, वगैरह वगैरह बातें बताने लगी वो हमको। ये सब तो पता है, कम उम्र में ही बहुत समझदार हो गई हो तुम। हाँ, समझदार तो हूँ मैं, और मुझे यह भी पता है कि अपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे रखना है। यह सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई और हैरान भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसके इस बात से मैंने अपना सर हिलाया और उससे कहने लगा, अच्छा चलो, तो तुम्हें सब कुछ तो पता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? तो वह कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है, बस इतना ही मैंने सीरियल में देखा है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत मन ही मन मुस्कुराया था। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसे कहने लगा कि असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होती है, और मैं उसे और ज्यादा डराना चाहता था। इसलिए अपने सख्त हाथों से उसके पूरे जिस्म पर हाथ घुमाने लगा। अपने जिस्म पर महसूस करके उससे कुछ घबरा रही थी। वह मेरी बातें सुनकर हिचकिचाने लगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम अपना कपड़ा चेंज कर लो मेरी छोटी सी जान, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने उसके गाल पर फिरे चुटकी काटी और कहा, वह बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। फिर मैंने उसे अलमारी से एक नाइटी सूट निकाल कर दी और कहा कि यह पहन लो, और वह नाइटी लेकर वॉशरूम में चली गई।
और उसमें ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा बदन उस नाइटी में से झलक रहा था। फिर वह अपने खुले बालों की चोटियाँ बना रही थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम खुले बालों में ही बहुत खूबसूरत लग रही हो, बालों को खुला ही रहने दो। तुम्हारे खुले बाल अच्छे लग रहे हैं। फिर उसको बाजू में कसकर पकड़ लिया था और उसे बेड पर ले गया। उस वक्त कमरे में धूप अंधेरा था। मैंने कहा कि मिस पूनम, अब तुम तैयार हो जाना, क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। वह तो बात सुनकर बहुत घबरा रही थी और कहने लगी, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मुझे भी, क्योंकि इतना डर लग रहा था कि मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है और तुम अभी से इतना डर रही हो। जब तुम्हारे साथ वह सब कुछ करूँगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तब तो तुम्हारी पूरी दुनिया ही घूमती हुई नज़र आएगी। शादी-ब्याह कोई गुड्डे-गुड़िया का खेल नहीं होती है। बहुत कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। मैं उससे डराना चाहता था, बजाय उसे भरोसा देता। मैं उसे शादी के रिश्ते से बहुत ज़्यादा डरा देना चाहता था, ताकि पूनम नाम की लड़की अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से इतना डर जाए कि घर ही ना बसा सके, और मैं अपने घर वालों पर यह साबित कर सकूं कि एक ही घर से दो बहनों को लाना उनका गलत फैसला था। वह बेहद नर्वस थी, चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थी। वह कहने लगी, नहीं भाई, मुझे लाइट नहीं बंद करनी है, मैं लाइट जलाकर ही सोऊंगी। मैंने उसके हाथों पकड़ लिए थे। मैंने कहा, ऐसे कैसे होगा पूनम, जाने मन, लाइट तो बंद करनी ही पड़ेगी। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होता है। शादी के रात लाइट बंद करके बहुत शौक था ना तुम्हें, अच्छे कपड़े, जेवर, मुंह दिखाई, महंगे तोहफे, फिर यह सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है, और वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने बल्ब बंद किया और बड़ी जोर से उसको कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया। जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया, उसके जोर से चिल्लाई और वह चिल्ला उठी। जल्दी से वह मुझसे पीछे हट गई और बल्ब भी ऑन कर दिया। कहने लगी, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। वह बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू भी बहाने लगी थी। मेरा मकसद भी पूरा हो गया था, मैं उसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा, चलो चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ पर, वरना तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती भी करूँगा। अभी मैं प्यार से तुमसे बात कर रहा हूँ, जबकि मैंने उसे बड़ी जोर से अपने सीने से जकड़ लिया था। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसने मेरे बड़े भाई का दरवाज़ा बुरी तरह से खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बहुत शौक था मेरे भाई को शादी का, उनका खुदगर्जी का। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। रमेश भाई के साथ साथ मेरे माँ बाप के कमरे का भी दरवाजा खुला। वह भी कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए थे। वह बहुत जोर जोर से रोई जा रही थी। कहने लगी, दीदी, मुझे आपके साथ ही सोना है। और भाभी के सीने से लगकर बहुत जोर जोर से रोई जा रही थी। कहने लगी, दीदी, मुझे आपके साथ ही सोना है। रमेश भाई का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। मेरी भाई पूनम के रोने से परेशान थी। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें। पूनम कहने लगी, मैं आकाश के कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे आपके साथ सोना है। रमेश भाई बेहद परेशान नजर आ रहे थे। भाभी उससे बेहद पूछने लगी कि लेकिन वह बजाय क्या बताती। उसने कुछ भी नहीं बताया। पूनम भाभी के कमरे में चली गई और पेड़ पर जाकर बैठ गई। मेरी माँ कहने लगी, आकाश, तुमने क्या किया। शादी के रस्मों पर तो वह बड़ा खुश लग रही थी। मैंने कहा, बहुत शौक था ना आपको लोगों को छोटी उम्र की लड़की से शादी करवाने का। अब देख लीजिए उसका बचपना। हाथ पकड़ा नहीं कि शोर मचाना शुरू कर दिया। संभालिए अब खुद, उसे यह कहकर अपने कमरे में आकर पेड़ पर लेट गया और सुकून की गहरी सांस ली। उससे पहले कि सोता भाई मेरे कमरे में आ गए और कमरे में जोर से तकिया बेड पर फेंका और बैठ गया। मैं पलट कर उसके तरफ दिखा। कहने लगे, हाथ हल्का नहीं रख सकते थे पत्नी पर। मैंने कहा कि मैंने बस हाथ पकड़ा भाई, अब क्या हाथ भी ना पकड़ता मैं। मुझे क्या पता था कि वह तमाशा खड़ा कर देगी। वह कहने लगी, मेरी रात काली हो गई तुम्हारी वजह से। मैंने कहा कि यह मैंने किया है, मेरी गलती क्या है। अरे, 14 साल की लड़की को दुल्हन बनाकर कमरे में भेजोगे तो यह सब होगा ही ना। एक पैसे की अकल नहीं है उस लड़की के अंदर। वह तो शादी बस इसलिए कर रही थी कि उसे मुंह दिखाई में महंगे महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनेगी वह। उसे थोड़ा बहुत भी तो मालूम होना चाहिए कि शादी क्या होती है। रात आपकी नहीं, मेरी भी काली हो गई है, इसलिए आप चुपचाप सो जाइए। यह कहकर मैं बल्ब ऑफ कर दिया और सो गया। लेकिन भाई को तो शायद नींद ही नहीं आ रही थी। मेरा भाई करवटों पर करवट बदले जा रहा था। मैंने कहा, भाई सुकून से सो जाओ, मुझे भी सोने दो। कहने लगा, मुझे नींद नहीं आ रही है, पत्नी को कुछ वक्त ही दे देता, मेरी रात को काली ना होती। मैंने दिल में कहा, आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, खुद तो शादी किए, मेरा भी करवा दिए। मैं सोता रहा, कहता रहा, भाई मेरे लिए माँ से बात करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन अब मजा आ रहा है ना।
जब पत्नी के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ, यह शुरुआत है। देखिए तो सही क्या क्या होता है आगे। कितना डराता हूँ मैं उसे। रोज आकर आपके कमरे में ही सोएगी वह, और आप यहाँ मेरे कमरे में। मैंने दिल में इतना इरादा बना लिया था ताकि अपने माँ बाप की उस बात को जुठला सकूं कि एक ही घर से दो बहनों को लाना गलत है, और मेरे इस व्यवहार से अगली 7 पुश्तों तक कोई भी ये गलती नहीं करेगा। फिलहाल अगली सुबह पुष्पा भाभी और पूनम दोनों ही कमरे में एक साथ बाहर आई थी। मम्मी नाश्ता बनाकर रख चुकी थी। मेरे भाई का मूड बड़ा खराब था। बार-बार पुष्पा भाभी को ही देख रहे थे। वह बेचारी नजरें चुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि मेरी इसमें क्या गलती है। पूनम जब भी मुझसे देखती तो वह मुझे घूरने लगती थी। वह जल्दी से मुझसे घबरा जाती और नज़रें नीचे कर लेती थी। मैं चाहता था कि उसके दिल में अपना डर बैठा दूं कि वह मेरे करीब ना आए और मेरे कमरे में आने की कोशिश ही ना करे। तो मैंने अपने दिल में बहुत खुश हो रहा था और मुझे तसल्ली भी थी कि अब वह लड़की मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरा दिन वह भाभी के कमरे में रही और मेरा भाई पूरा दिन आंगन में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पर चक्कर काट रहा था। 2 घड़ों पर उनका भी अपनी पत्नी के साथ नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं बड़ा खुश था और मज़े से अपने कमरे में फिर रहा था। दिल किया तो दोस्तों में चला गया। 4 दिन बाद इन दोनों बहनों का पग फेरा भी था। आज हम दोनों भाइयों की शादी का 6ठा दिन था और हमारे घर पर मेरे ससुराल वाले आए थे। आज रमेश भाई बड़े तैयार होकर बैठे थे। उन्हें देखकर मेरी हंसी ही नहीं रुक पाई थी। पूनम मेरे साथ बैठी थी। मैंने उसके बाजू पकड़ा और जोर से दबा दिया। उसके कान के करीब जाकर कहा, अब तो तुम अपने मायके जा रही हो, लेकिन आओगी तो जाओगी कहाँ? इस तरह कई दिन बीत गए। आज हम दोनों भाई अपने ससुराल अपनी अपनी पत्नियों को लाने के लिए गए थे। वापस आने पर फिर मैंने पूनम को डराया, आज क्या करोगी? कब तक बचोगी मुझसे? आना तो तुम्हें मेरे ही कमरे में है ना? और आज तो वह वैसे ही बड़ी प्यारी लग रही थी। आज तो वह सही में तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। लेकिन वह आज बिल्कुल चुपचाप गुमसुम से बैठी थी। अब उससे चंचलाहट उस रात में खत्म हो चुकी थी। वह बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। अब हम घर पहुंच चुके थे और भाई ने भाभी को साफ कह दिया था कि आज चाहे तुम्हारे कमरे का दरवाजा कोई भी पीटे या तोड़े, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। इसलिए वह पूनम को समझा रही थी, देखो इस तरह से नहीं करते। लेकिन वह अपनी दीदी के दोनों हाथ पकड़े आंगन में बैठी थी। वह कहने लगी, मुझे नहीं जाना उसके कमरे में, मुझे उससे बहुत डर लगता है। भाभी उसे समझाने लगी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, वह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। वह कहने लगी, आपको पता नहीं है उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया है। भाभी उसे पर्दे पर्दे में सब कुछ समझा रही थी। अगर शादी के बंधन में पति पत्नी एक साथ होते हैं तो एक जिस्म और एक जान होते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कमरे से भागने की कोशिश मत करना। फिर भी पूनम अपने जिद पर अड़ी रही, नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना उनके साथ। मैं अपने मम्मी पापा के घर भिजवा दीजिए मुझे, मैं वहाँ रहूँगी। देखो यह सब तो नहीं हो सकता है ना। उस वक्त तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था। तुमने कहा था कि ठीक है, तुम्हें शादी करने से कोई एतराज़ नहीं था। वह कहने लगी, मुझे क्या पता था कि यह सब होता है शादी में। मुझे नहीं पता था। मैं नहीं जाऊंगी आकाश के कमरे में। रमेश भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े भाभी को घूरे जा रहे थे और वह बार बार नजरें चुराकर पूनम से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ आ रही थी कि आकाश तुम्हें कुछ नहीं करेगा। कुछ तो अक्लमंदी दिखाओ, क्या बचपना है। पूनम देखो, इससे नहीं होता है। लेकिन वह रोने लगी, कहने लगी, नहीं दीदी प्लीज मुझे घर भिजवा दीजिए। उसे वक्त में अपने कमरे में नहीं था। दरवाज़ा खुला था लेकिन अंदर से ही सारा नज़ारा दिख रहा था। बड़ी मुश्किल से भाभी ने उसे समझा बुझा कर मेरे कमरे तक ले आई, लेकिन वह कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे पर ही बैठी अपनी उंगलियां मुड़े जा रही थी। वह बहुत घबरा हुई थी, जैसे कमरे में आएगी तो उसे जान निकल जाएगी उसकी। यह देखकर मैं बड़ा खुश हो रहा था और मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि वह इस तरह डर जाएगी। वह चुपचाप कमरे में आई, मुझसे बातें किए बगैर उसने अलमारी खोली। उसने कमरे का दरवाजा तक बंद नहीं किया। अलमारी में से उसने अपना एक कपड़ा निकाला और वॉशरूम चली गई। मैं उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वह बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी। फिर धीरे से अपना तकिया उठाया और चादर उठाया बाहर जाने लगी। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं बाहर आंगन में सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना है। मैंने कहा, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा, या लाइट बंद कर दो और दरवाज़ा बंद करके जाना, ठीक है? वह जल्दी से मान गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठीक था। वह मुझसे कुछ भी नहीं
कहती। ज़्यादातर वक्त उसका भाभी के साथ ही बीतता और फिर मेरी मम्मी के साथ। वह उसके साथ बैठी रहती, गप्पे-सप्पे मारती रहती, हँसते रहती। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से आता मुझे देखकर उसे जैसे सांप सूंघ जाता। शायद भाभी तो किचन संभाल लिया करती थी, लेकिन वह महारानी किचन का कोई काम नहीं करती थी। बस उसका एक ही काम था मेरी माँ के साथ बैठकर बातें करना, हंसना, जोक सुनना। पापा भी उसकी कंपनी में बड़े खुश रहते थे। जब सब सो जाते थे तो वह आंगन के सोफे पर आराम से जाकर सो जाती थी और फिर सुबह सबके उठने से पहले ही मेरे कमरे में आकर तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती। इस तरह महीना भर बीत गया था। पापा ने कहा सबसे पहले हनीमून पर रमेश और पुष्पा जाएंगे। जब वह वापस आएंगे तो फिर आकाश और पूनम को भेज देंगे। भाई और भाभी तो बहुत खुश थे, लेकिन पूनम बड़ी उदास थी। वह कहने लगी, दीदी आप अभी क्यों जा रहे हैं? मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम कर आ जाऊंगी। मुझे आकाश के साथ नहीं जाना। पूनम भाभी उसे समझा चुकी थी। अब वह क्या हुआ था, वह रमेश भाई के कमरे में जाकर सो जाती, लेकिन मुझे कुछ होने लगा था। फिलहाल मेरी पत्नी भी शुरू शुरू में मेरे मम्मी पापा और भाई की जबरदस्ती शादी की वजह से मैंने यह सब किया था, लेकिन अब दिल चाहता था कि वह कमरे में आए, मुझसे बातें करे। अब मेरे भी जज्बात उभर रहे थे जो अब तंग करने लगे थे, लेकिन जिस तरह मैं उसे डरा चुका था वह तो मुझसे देखते ही डर जाया करती थी। एक बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा पूनम से मुझे अपने किए व्यवहार की माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उसे अपने कमरे में लाना चाहिए। उसे प्यार और वह सब कुछ देना चाहिए जिसकी वह हकदार थी। मैं भी कब तक उसे यूं ही दूर रख सकता था? आखिर जो होना था वह हो ही चुका था। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया। मैंने रमेश भाई के कमरे का लॉक घुमाया तो दरवाज़ा खुल चुका था। मैंने हल्का सा दरवाज़ा का नॉक किया, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैंने फिर से हल्का सा दरवाज़ा को बजाया, लेकिन पूनम ने अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने उसकी खिड़की को ज़ोर से खोल दिया। वह बेहाल होकर बेड पर सो रही थी। उसकी बालों को लट हवा से उड़ रहा था। उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी उसकी हुस्न और भी ज़्यादा चांद लगा रही थी। शायद मेरी ही नज़र बदलने लगी थी। बस मैंने सोचा बहुत हो चुका है, मेरा गुस्सा अब ख़त्म कर लेना चाहिए। मैं भी रमेश भाई की तरह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताना चाहता था। रमेश भाई को गए हुए अभी 8 दिन हुए थे और अभी 8 दिन के बाद उनको वापस भी आना था। फिर मुझे पूनम के साथ जाना था। मैं चाहता था कि इससे पहले मैं पूनम के साथ दोस्ती कर लूं। मैं धीरे से पूनम को आवाज़ दी, लेकिन वह बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं उसकी खिड़की के अंदर जा सकूं, इसलिए मैंने खिड़की के कांच को खटखटाया। उठो। यह भी डर था कि कहीं मेरी आवाज़ माँ पापा के कमरे तक ना चली जाए। बड़ी मुश्किल ही सही उसने अपनी आंखें खोली। मुझे खिड़की के पास देखकर वह वहां आई। मुझसे कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, क्या रोज रोज का तमाशा बना लिया है तुमने? चलो अपने कमरे में जाओ। लेकिन यह सुनकर वह फिर से घबराने लगी। मुझसे कहने लगी कि मुझे नहीं आना, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने कहा, पूनम अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी बदतमीजी नहीं करूँगा, बस तुम मेरे साथ कमरे में आओ। लेकिन वह ना सर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं। मैं अपने कमरे में आकर अब जलने लगा था। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो मैंने खुद ही मार ली थी। कमरे में खड़ी, दरवाज़ा सब कुछ बंद करके सोती थी। फिलहाल खाना उसे टेबल पर मेरे साथ ही बैठकर खाना पड़ता था। मम्मी पापा सामने बैठे हुए। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठी, मैं उसके बराबर वाली कुर्सी पर जा बैठा। जब भाभी थी तो वह उसके साथ बैठती थी। मैंने उससे कहा कि मेरी प्लेट में चावल डाल दो। उसने चावल मेरे प्लेट में डाल दिया। मैंने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रखा तो वह बुरी तरह से चीखी। बाकी सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उससे भी एक नज़र डाली तो वह मेरे पाँव के नीचे से अपना पाँव हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके इस तरह चिल्लाने से मैंने अपना पैर नहीं हटाया। गुस्से से और दबाना शुरू कर दिया। अपने पैर का अंगूठा उसके पाँव से होता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगा था। वह अपना पाँव पीछे करती थी, मैं फिर उसके पाँव तक पहुंच जाता। वह इस तरह से नर्वस थी कि मुझसे अपना खाना ठीक से भी नहीं खाया। सारा काम उसने अपने सर पर ले लिया था। माँ से पूछ पूछ कर खाना बना लेती थी और ठीक ही बनाती थी। रात को जब सब आंगन में थे तो वह किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में आ गया। फ्रिज में से पानी की बोतल निकाला, गिलास में डालते ही वह बर्तन धोने में बिजी थी। पानी पीने के बाद मैंने उसे बिल्कुल पीछे से जाकर खड़ा हो गया था और पीछे से उसे अपने बाहों में भर लिया। वह बुरी तरह से डरती हुई पीछे हटी। मैंने उसका मुँह अपने हाथों में दबा दिया था और अपने बाहों में जकड़ लिया था। वह बुरी तरह से उलझ रही थी, पीछे पलट कर देखने की कोशिश कर रही थी, पर मैं उसके कंधे पर अपना सर रखा हुआ था। मैंने कहा, मुझसे इतना भागती क्यों हो? पति हूँ तुम्हारा। कहने लगी, आकाश मुझे छोड़ो प्लीज। मैंने कहा, शरारत
से आज कमरे में आ जाना। वैसे भी कल भाभी और भाई वापस आ रहे हैं, फिर तो हमें भी जाना पड़ेगा हनीमून पर। और वहाँ क्या करोगी पूनम? अगर आज तुम मेरे कमरे में नहीं आई तो कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। आध रख रख गिन गिन कर बदला लूंगा तुमसे। पता नहीं क्यों मैं हमेशा उसे इस तरह से अकड़ कर बातें क्यों करता था। मेरी यह कहना था कि वह चिल्लाने लगी। मैंने जल्दी से उसे छोड़ दिया। मम्मी पापा दोनों किचन में आ गए। कहने लगे क्या हुआ? तो कहने लगी कॉकरोच है माँ। कहने लगे कहाँ है? अभी शेल्फ पर था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं समझ गया कि मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए उसने यह सब कुछ किया था। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाई भाभी दोनों आ गए थे। अब तो हमारी शादी को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन मिस पूनम थी कि मेरे काबू में नहीं आ रही थी। सबके सोने के बाद वह आंगन में तकिया रख कर लेट जाती। तभी मैं कमरे से बाहर आया, उसकी कलाई पकड़ी। मैंने कहा शराफत से कमरे में चले। मैंने नहीं जाना। अगर आपको जबरदस्ती की तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है, शौक से चिल्लाओ। यह करके मैंने उसके मुंह पर रख दिया था और जबरदस्ती उसे कमरे में ले आया। लाइट बंद कर दी। उसे बेड तक लाया ही था कि रमेश भाई की दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और वह माँ का दरवाजा खटखटा रहे थे। माँ ने दरवाजा खोला तो कहने लगा पुष्पा की तबीयत बहुत खराब है। माँ आकर देखिए उसे क्या हुआ है। बात कुछ ऐसी ही थी कि उसे मुझे पूनम को छोड़ना पड़ा। वह भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। भाभी की उल्टी नहीं रुक रही थी, बेहाल हो चुकी थी। मेरी भाभी ने पूनम से कहा जाओ नींबू पानी बना कर लाओ। वह नींबू पानी बना कर लाई, भाभी को पिलाया, फिर उसे डॉक्टर के पास ले गए। सब तब मालूम हुआ कि भाभी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। खुशी की खबर तो थी, लेकिन मैं भी खुश था। तो चलो चाचू बन जाऊंगा। लेकिन अब हमारा हनीमून तो कैंसिल हो चुका था, क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी पूनम पर आ चुकी थी। भाभी को कमरे तक खाना भी वही ले जाती थी, संभालती भी वही थी, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं रहता था। पूरा दिन वह इस घर में चक्कर सी बनी जाती थी। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। बहुत कम उम्र में उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। फिर उस पर मेरा उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद पर ही अफसोस होने लगा। बेचारी थक जाती थी, फिर उसे सोफे पर सोना पड़ता था। एक दिन मैंने उसे कहा देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज बेड पर आराम से सो जाओ, कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। कहने लगी नहीं, लाइट तो बंद नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं करूंगा। लाइट बंद करके उसके बाद मैं किचन में उसके काम में मदद भी करने लगा। एक दिन मैंने उससे कहा पूनम मुझसे दोस्ती करोगी? कहने लगी नहीं, मुझे आपसे कोई दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैंने कहा क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूँ? अब तो मुझे तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ। वह कहने लगी वह तो करते हो, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा देखो अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा ना, इसलिए। कहने लगी आप मेरे साथ कोई जबरदस्ती या बदतमीजी तो नहीं करोगी? उस दिन जो तुमने किया था जो मेरे साथ। मैंने कहा अब मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। कहने लगी मेरे करीब तो नहीं आएंगे? मैंने कहा नहीं, करीब भी नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझे नहीं चाहोगी। वह मेरी बात मान गई। अब मुझसे बातें करने लगी थी। अब तो बहुत हंसी मजाक भी हो जाती थी, मौज मस्ती भी हो जाती थी। रात को जब सारे काम से फ्री हो जाते थे तो उसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाकर उसे आइसक्रीम भी खिलाकर लाता। काफ़ी अच्छी लड़की थी। मैं अब मान चुका था कि अनजाने में मैं उसके साथ गलत कर बैठा था। 9 महीने का टाइम भी बीत गया था। भाभी को एक बार बहुत दर्द उठा। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे और पूनम को भाई भाभी के साथ जाना पड़ा। हम दोनों बहुत इंतजार में थे, देखो क्या होता है, बेटा या बेटी। लेकिन जब डॉक्टर ने बाहर आकर हमें एक ऐसा खबर सुनाई कि हमारे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब कहने लगे सिस्टम में मिस्टर रमेश आपका बेटा हुआ है, लेकिन आपकी पत्नी को हम नहीं बचा सके। यह सुना कि हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? रमेश भाई तो यूं ही थे जैसे सांस लेना भूल गए हो। यही हाल पूनम का भी थे। कहने लगे डॉक्टर यह सब आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो ठीक थी। तभी वह कहने लगे कि उसका बीपी शॉर्ट हो गया था, इसलिए सब कुछ बहुत ही जल्दी सन हो चुका है। जिससे मुसीबत टूट पड़ी है। पूनम और भाई की सबसे बहुत बड़ी हालत खराब हो चुकी थी। पहली बार मैंने भाई को यूं ही फूट फूट कर रोते हुए देखा था। मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रहा था कि यह सब कैसे हो गया। एक तरफ मैं भाई को संभाल रहा था, दूसरी तरफ पूनम को, लेकिन दोनों ही मेरे काबू से बाहर थे।
यह खबर जब मैंने पापा को सुनाई तो वह भी परेशान हो गए। मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। अभी तक बच्चा नर्स के पास ही था, क्योंकि मैं तो दोनों को संभालने में लगा हुआ था। माँ आई तो पूनम उसके गले लगकर रोने लगी। यह खबर जब पूनम के मायके में गई तो उन पर जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ी। फिलहाल वक्त था जो गुजर गया, लेकिन हमारे घर की तो जैसे खुशियां ही खत्म होकर चली गई थी। उस मासूम बच्चे को पूनम संभालने लगी। वह चुपचाप हो गई थी। उसका सारा बचपना पहले की तरह हंसना बोलना जैसे खत्म हो चुका था। भाई भी अब चुप रहने लगा था। उसके बात करो तो लगता था कि अभी रो पड़ेंगे। एक में था जो भाई को तसल्ली देता था। 2 महीने बीत गए थे। मुझे लगता था जैसे पूनम अपनी उम्र से काफी बड़ी हो चुकी है। रात को जब वह थकी हारी आकर बेड पर बैठती तो चिंटू रोने लगता। रमेश भाई का बेटा था, वह उसे चुप करवाने लगती। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। मैंने कहा, ऐसा करो, मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लोगी। तो उसकी आंखें नींद से भरी रहती थी। कहने लगी, चिंटू आपसे चुप नहीं रहेगा, मेरे साथ ही ज्यादा रहता है। मैंने कहा, मैं उसको पकड़ लूंगा। इसी तरह 1 साल का वक्त भी बीत गया और मैं पूनम के लिए तरसता रहता था। लेकिन पूनम को तो घर से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वह सभी घर को संभालना उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। पूनम का एक बड़ा बहनोई जो एक ही कार हादसे में उसकी मौत हो गई थी, वह सभी वहां पर चले गए थे और रोने पिटने लगे। एक ही साल में पूनम के मायके में दो दो मौत हुई थी और यह किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत जल्द उसकी बड़ी बहन को उसके ससुराल वालों ने उसको मायके भेज दिया था और कहा, हम इसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे। इस तरह मेरे घर वाले और पूनम के साथ वाले एक साथ इकट्ठा हुए और रमेश भाई की शादी पूनम की विधवा बहन से करवा दी गई। पूनम की विधवा बहन भी 2 बच्चे थे, हमने उस बच्चे को भी अपना लिया। इस तरह पूनम मेरे और करीब आ गई, क्योंकि यह आइडिया है मैंने ही दिया था। अब वह मुझसे प्यार भरी बातें भी करने लगी थी और मेरे करीब भी आने लगी थी। अब बहुत समझदार हो गई थी, मेरे जज्बातों को भी समझने लगी थी और वह भी मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी थी। इस तरह हम दोनों एक ही दिन मिलन हुआ और इस तरह से हम दो जिस्म एक जान हो गए। 6 महीने बाद ही पूनम भी प्रेग्नेंट हो गई। पूनम की बहन बहुत अच्छी थी। रमेश भाई उसको बहुत खुश रखते थे और उसको दोनों बच्चों को भी पापा का नाम देकर बड़ा कर रहे थे। इधर चिंटू भी बड़ा हो रहा था। इस तरह हमारा हंसता खेलता परिवार फिर से एक बार मुस्कुरा उठा। 9 महीने बाद पूनम ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिससे मेरी खुशियां में 4 चांद लग गई थी। मेरी यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? क्या मैंने पूनम के साथ शुरू में जो किया था वह ठीक था? मैं कहा, 2 बहनों के लिए एक घर में लाने से नाराज था। उस हादसे के बाद तो हमें 3 बहनों को इस घर में लाना पड़ा। मैं इस मामले में गलत था या सही? आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। इस तरह में बाल विवाह राजस्थान और बिहार में होते हुए रहते हैं। इस तरह की आप बीती आप लोगों को जरूर सुनने की मिल जाएगी। लेकिन मेरे साथ आप बीती आप लोगों को कैसी लगी? ये मेरा रियल आप बीती है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं और पूनम आज बहुत खुश हैं। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को सोचता हूँ तो बहुत दुख भी होता है और खुशी भी होता है। अगर कुछ बुरा हुआ हो तो फिर अच्छा भी हुआ था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी मेहनत में भी रंग भरे।